Beats by Dallas, make it hurt. हे एवरीवन, अभी मैं ये वीडियो रिकॉर्ड करने बैठी उससे पहले मुझे पता चला कि इस साल के 12th के बोर्ड्स कैंसिल हो गए। तो 2021 के 12th के बोर्ड्स कैंसिल हो गए। तो मैं अपने टाइम के बारे में सोच रही थी। अगर आप लोग मुझे अभी तक नहीं जानते हैं या आप लोगों का इनिशियल लेक्चर्स है, तो मैं नेही जैन और वी स्टडी मैथ्स टुगेदर एंड वी आर इन दिस टुगेदर, वी आर एस्पायरिंग टुगेदर, वी आर एमिंग टुगेदर। तो पूरी जेई की प्रेपरेशन, पूरा 11th-12th का जर्नी हम साथ में करने वाले हैं। और मैंने जो मेरी एग्ज़ाम्स दी थी वो दी थी 2020 में, मतलब अभी से 1 साल पहले मैंने अपनी एग्ज़ाम्स दी थी। तो मेरी जो 2 एग्ज़ाम्स हुई थी, मतलब जेई मेन के 2 पेपर्स हुए थे, जैसे इस साल 4 हो रहे हैं। तो जो जनवरी वाला पेपर था वो तो ये सब कोविड वगैरह आने से पहले हो गया था, और जो दूसरा वाला पेपर था वो अटक गया था इसकी वजह से। वैसे ही मैंने यूसीड भी दी थी, तो यूसीड भी मेरी जनवरी में हो गई थी, वो भी सब कुछ एकदम स्मूथली अच्छे से हो गया था। मेरे बोर्ड्स के कुछ पेपर्स पहले हो गए थे और कुछ पेपर्स के बीच में फिर कोविड आ गया, लॉकडाउन लग गया था, तो वो आगे खिसक गए थे। तो वैसे मेरी जेई एडवांस 5-5.5 महीने आगे खिसकी थी, मतलब हमारी एग्ज़ाम्स इतनी डिले हुई थी। एक पेपर जो जेई मेंस का है वो इतना बाद में जाके हुआ था, सितंबर में हुआ था वो पेपर, जो अप्रैल में हो जाना चाहिए था। और नाटा वगैरह भी, ये सारी की सारी एग्ज़ाम्स बाद में ही हुई थी। तो ये सब जो तब चालू हुआ था डिले होना, पोस्टपोन होना, वो अभी भी हो ही रहा है। और अभी तक जेई का कोई नोटिस तो नहीं आया है, पर इस साल जैसे 12th की एग्ज़ाम्स कैंसिल हो गई हैं, लेकिन सब लोगों की होप्स है, एक्सपेक्टेशंस हैं कि ये सारी स्थितियाँ सही हो जाए और हम लोगों को कॉलेज जाने को भी मिल जाए। फर्स्ट ईयर भी हमारा ऐसे ही निकल गया, बस अब सेकेंड ईयर हमारा स्टार्ट होने वाला है। तो सब लोग चाहते हैं कि चीज़ें बेटर हो जाए, चीज़ें एकदम नॉर्मल हो जाए एंड वी गेट बैक ऑन ट्रैक। तो अगर ऐसा हो जाता है होपफुली, तो आप लोगों की एग्ज़ाम्स तो ऑफलाइन ही होगी, मतलब आप लोगों को तो पेपर देने जाना ही पड़ेगा। आप लोगों की 12th बोर्ड्स कैंसिल नहीं होगी, ना ही कोई जेई मेंस की एग्ज़ाम तो कैंसिल खैर होती भी नहीं है, पर आप लोगों के पास कोई तरीका नहीं है पढ़ने के अलावा। इसलिए हमें अपना टॉपिक आगे बढ़ाना चाहिए। हमने ट्रिग्नोमेट्री जो स्टार्ट किया था वो हमें कंटिन्यू करना चाहिए, कंप्लीट करना चाहिए, और अपनी प्रेपरेशन को जेई लेवल का ही रखना चाहिए, उतना ही स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए। कितने ही बोर्ड्स कैंसिल होंगे, कितने ही साल ऐसा होगा, तो बस आई होप आपके टाइम पे ऐसा ना हो, और एक्सपेक्टेड है कि ऐसा नहीं होगा, इसलिए वी शुड नाउ कैरी ऑन। उससे पहले आपको भी पता है ये अपना रूटीन बन चुका है। अगर आपने इंस्टाग्राम पे parle.in के पेज को फॉलो नहीं किया है तो अभी जाके कर दो, आपको वहाँ पे सारे तरह के अनाउंसमेंट्स और अपडेट्स मिल जाएंगे। जो टेलीग्राम का चैनल है उसके बेनिफिट्स सिर्फ आपके लिए हैं, उससे सिर्फ आप लोगों का ही फ़ायदा हो रहा है, और वो प्योर आप लोगों की हेल्प करने के लिए बनाया गया है। ये बात भी आपने अभी तक रियलाइज़ कर ली होगी। अगर नहीं करी है तो जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है टेलीग्राम के हमारे चैनल की, उसको जाके ज्वाइन कर लो, और आप लोगों को समझ आ जाएगा कि वहाँ पे कैसे आपको सारा का सारा स्टडी मटेरियल मिल जाता है और आपके डाउट्स सारे के सारे सॉल्व करवा दिए जाते हैं। इसलिए ये तो मत भूलना बिल्कुल भी, इसे ज्वाइन कर ही लेना। और जो हमने पढ़ा है, जिन नोट्स को यूज़ करके हमने एग्ज़ाम्स दी है, हमने जिन भी ऑफलाइन क्लासेस को अटेंड करके सब कुछ प्रिपेयर किया है, वो सारे के सारी चीज़ें अगर आप यूज़ करना चाहते हैं और हम आपको जो भी देना चाह रहे हैं, अगर आप वो यूज़ करना चाहते हैं, तो parle.in की जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.parle.in, वहाँ पे बेस्ट इन क्लास नोट्स मिल जाएंगे आपको। और क्योंकि वो बहुत बार हमने रिविज़िट किए हैं और हमने उन्हें बहुत बार चेक किया है, और वो बहुत ज़्यादा क्या कहना चाहिए, सॉर्टेड नोट्स हैं, बहुत ज़्यादा कैटेगराइज नोट्स हैं और सिस्टमैटिक नोट्स हैं। इसलिए आपको मटेरियल, आपके जो नोट्स हैं, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप उन नोट्स से पढ़िए, पर आपके जो नोट्स हैं उन्हें रेफ़र करने के लिए, मतलब उन्हें और अपडेटेड रखने के लिए, कोई दूसरे नोट्स से क्रॉस चेक करने के लिए आप वो वाले नोट्स रेफ़र कर सकते हैं। और मैं रेकमेंड करूँगी कि आप एक बार वेबसाइट विज़िट कर लें। चालू करने से पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे एफर्ट्स को थोड़ा सा सपोर्ट कर दीजिए, एंड वी आर ट्राइंग रियली हार्ड हियर, वी आर जंपिंग बिटवीन थिंग्स, और हम बहुत सारी चीज़ें मैनेज करके वीडियोस को बहुत अच्छा
कंटेंट देकर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन भी दबा लो, उससे आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे और रिमाइंडर्स मिलते रहेंगे कि कब हमारा नेक्स्ट वीडियो आने वाला है या कब कौन सा चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। तो अब मैं आती हूँ मेन चैप्टर पे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हमने कुछ क्लासेस पहले स्टार्ट कर दिया था। इसमें हमने एंगल मेजरमेंट पढ़ लिया था, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ लिए थे। सम एंड डिफरेंस ऑफ एंगल्स में हमने दो चीज़ें पढ़ी थी, एक अलाइड एंगल्स, ये टर्म मैंने आज से पहले क्लास में यूज़ नहीं किया है और ये टर्म मैंने यूज़ इसलिए नहीं किया है ताकि उस चीज़ की सिंप्लिसिटी को मैं कॉम्प्लिकेट ना कर दूँ। लेकिन अब मैं समझा देती हूँ कि अलाइड एंगल्स क्या थे। अलाइड एंगल्स हमारी पहली क्लास थी जब मैंने पाई माइनस थीटा, पाई प्लस थीटा, 3π/2 प्लस थीटा वाले एंगल्स को कवर करवाया था। मतलब जब हमने nπ प्लस माइनस थीटा और 2n+1 π/2 प्लस माइनस थीटा वाली क्लास करी थी, वो थी अलाइड एंगल्स। मतलब इन कैटेगरी ऑफ एंगल्स को हम कहते हैं अलाइड एंगल्स। और दूसरी कैटेगरी हमने कौन सी देखी, एक तो हमने देख लिए अलाइड एंगल्स और दूसरे हमने देखा x+y, x-y, 2x और 3x। तो ये दो चीज़ें हमने देखी सम एंड डिफरेंस ऑफ एंगल्स में। ये दोनों चीज़ें हमारी एकदम क्लियर है, लास्ट क्लास तक हमने ये कवर कर लिया था। अब जो डोमेन एंड रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है वो हमारा पेंडिंग है। तो आज की क्लास में हम क्या देखने वाले हैं, सबसे पहले तो हम डोमेन एंड रेंज देखने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस मतलब क्या, फंक्शंस हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ लिया था वो क्या होते हैं, और वो फंक्शंस जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को इन्वॉल्व करते हैं वो बन जाते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। और रेंज और डोमेन भी हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ लिया था कि रेंज और डोमेन क्या होती है, परमिसिबल इनपुट्स और उसके लिए जो रिस्पेक्टिव आउटपुट्स मिल रहे हैं वो, मतलब हमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या कंज्यूम कर सकता है, साइन एक्स में एक्स की वैल्यूज़ क्या क्या रखाई जा सकती हैं वो पढ़ना है, और उन एक्स के लिए साइन एक्स क्या क्या आंसर्स देगा वो पढ़ना है। तो ये तो बहुत इजी पार्ट लग रहा है। तो हमें बस डोमेन और रेंज कवर करना है। उसके साथ मैं आप लोगों को ग्राफ्स बताऊंगी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ के। तो हम जितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़, उनके रिस्पेक्टिव ग्राफ स्टडी करने वाले हैं। और उसके बाद हम जनरल सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस देखने वाले हैं। अब इस पार्ट का क्या मतलब है, कोई भी इक्वेशन क्या होती है, एक्स वाई के टर्म्स में इक्वेशन। तो जब उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ इन्वॉल्व हो, दो या दो से ज़्यादा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ इन्वॉल्व हो, तो वो बन जाती है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। और हम किसी भी इक्वेशन के सॉल्यूशंस निकालते हैं, आंसर्स निकालते हैं। जैसे हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर दी गई रहती है तो हम उसके दो सॉल्यूशंस निकाल देते हैं, मतलब x की दो वैल्यूज़ निकाल देते हैं जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही होती हैं। तो इस जगह पर हम ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के जब सॉल्यूशन निकालेंगे, मतलब हम शायद अगर साइन एक्स के टर्म में ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है तो साइन एक्स की कुछ वैल्यूज़ निकाल दें, साइन एक्स की दो तीन सॉल्यूशंस निकाल दें जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हों। लेकिन उन 2-3 सॉल्यूशंस के लिए x की क्या वैल्यूज़ हैं, मतलब x के क्या आंसर्स हैं, x के क्या वैल्यूज़ हैं, और x उन सारे साइन x के लिए x क्या होगा, ये जब हम पता कर लेते हैं तो वो कहलाता है जनरल सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। तो हम ये 3 पार्ट आज की क्लास में कवर करने वाले हैं। इसके साथ हम NCERT लेवल पे ट्रिग्नोमेट्री की थ्योरी कंप्लीट करने वाले हैं। मैं सिर्फ NCERT लेवल पे ट्रिग्नोमेट्री की थ्योरी कंप्लीट करने का कह रही हूँ। हम उसके बाद भी JEE के कंसेप्ट्स पढ़ेंगे और बहुत सारी प्रैक्टिस भी करेंगे, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अगर SL लोनी की एक पूरी बुक ट्रिग्नोमेट्री पे लिखी गई है और बहुत सारे रेफरेंसेस के ने ट्रिग्नोमेट्री के लिए एक पार्ट बनाया है, तो इसमें कितना कुछ होगा, इसमें कितने कंसेप्ट्स होंगे, कितने तरीके होंगे, कितने प्रोफाइल के क्वेश्चंस होंगे, वो तो आप समझ ही सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें हम कवर करेंगे आगे। तो अभी तो मैं उससे पहले स्टार्ट करती हूँ डोमेन एंड रेंज से। हर बार की तरह अपने को जो आता है अपन उससे स्टार्ट करेंगे। तो ये बात तो हमको पता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक
कि ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट हुई थी एक ट्रायंगल से। जिस दिन हमने पहली बार ट्रिग्नोमेट्री का नाम सुना था उसी दिन हमने ये समझ लिया था कि ट्रिग्नोमेट्री का नाम ट्रिग्नोमेट्री क्यों है और इसका ट्रायंगल से क्या लेना देना है। उसके बाद हम मेन बात पे आए थे कि ये होता है हमारा हाइपोटेनस, ये होता है हमारा परपेंडिकुलर, ये होता है हमारा बेस, ये 90 डिग्री होता है। और इस एंगल के लिए अगर हम स्टडी कर रहे हैं, मैं थीटा ले रही हूँ, कभी मैं थीटा लेती हूँ, कभी मैं एक्स लेती हूँ, ताकि आपको दोनों चीज़ों की आदत रहे। तो जो मेरा साइन थीटा होगा वो होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, जो मेरा कॉस थीटा होगा वो होगा बेस अपॉन हाइपोटेनस, जो मेरा टैन थीटा होगा वो होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और इन तीनों के लिए इनके जो रेसिप्रोकल्स हैं वो भी बचे हुए 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं, वो भी हमें अच्छे से याद है। तो ये है बेसिक ट्रिग्नोमेट्री जो हमने 10th में इस्टेब्लिश कर ली थी। अब मैं ये कह रही हूँ कि हम बनाते हैं एक सर्कल। उस सर्कल को हम बनाते हैं काय पे, कार्टेशियन प्लेन पे। मतलब मुझे क्या बनाना है, अभी एक्स एक्सिस बनाना है और वाई एक्सिस बनाना है। तो ये तो मेरी हो गई एक्स एक्सिस, ये मैं बना लेती हूँ वाई एक्सिस। एग्जैक्टली 4 टुकड़ों में वो बटा हुआ अगर नहीं दिख रहा है तो भी मान लेना कि वो एग्जैक्टली 4 टुकड़ों में बटा हुआ है। एक्स और वाई एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, क्योंकि भावनाएं समझो मेरी, और मैं हाथ से बना रही हूँ तो एक्सक्यूज़ मी देयर। वैसे मेरी राइटिंग भी विद टाइम सही हुई है, मैं इसको भी फिक्स कर लूँगी कुछ ना कुछ करके। अब रेडियस जो है इस सर्कल का वो है r। तो सारे पॉइंट्स को हम लेबल कर देते हैं, सारे कोऑर्डिनेट्स हम मेंशन कर देते हैं। तो ये जो कोऑर्डिनेट होगा ये कितना होगा, ये होगा r,0 और दूसरी साइड में होगा -r,0। वैसे ही y एक्सिस पे पॉजिटिव वाला कोऑर्डिनेट होगा 0,r और नेगेटिव वाला कोऑर्डिनेट होगा 0,-r। अब मैं बस इतना कह रही हूँ कि हम जो भी ट्रायंगल बनाने वाले हैं वो हम इस सर्कल पे बनाने वाले हैं कि हमारा एक वर्टेक्स हो 0,0 ओरिजिन और हमारा दूसरा वर्टेक्स हो ट्रायंगल की सर्कमफियरेंस पे, सॉरी सर्कल की सर्कमफियरेंस पे। तो बस इन 2 पॉइंट्स को ध्यान रख के हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं। तो ये तो बन गया मेरा, मैंने बना दिया परपेंडिकुलर, मतलब ये था मेरा हाइपोटेनस। मैं इसको जो नाम देने वाली हूँ वो मैं हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और बेस के नाम पर ही दे देती हूँ, ताकि हमें कोई नए वेरिएबल्स ना इंट्रोड्यूस करना पड़े या फिर हमें कन्फ्यूजन भी ना हो याद रखने में। ये है मेरा परपेंडिकुलर और ये लेंथ को मैं बोल देती हूँ बेस। वो बेस है और इसलिए इसे मैं डिनोट कर देती हूँ बी से। ये हमारा राइट एंगल है, हमें पता है। अब इस एंगल को मैं स्टडी करने वाली हूँ, या तो आप इसे थीटा बोल लीजिए या फिर आप इसे एक्स बोल लीजिए। तो अब इस एंगल को मैं स्टडी करने वाली हूँ और बस एक ही कंडीशन है कि ये जो भी ट्रायंगल है ये सर्कल के अंदर घूमेगा। मतलब जैसे जैसे ये एंगल बढ़ते जाएगा, इधर से इधर तक ये एंगल जाएगा, वैसे वैसे मेरा जो हाइपोटेनस है वो मूव होते जाएगा। तो मेरा हाइपोटेनस इनमें से कुछ भी हो सकता है और इन सारे हाइपोटेनस के लिए मेरा एंगल बढ़ते ही जा रहा है। ये बात यहाँ तक समझ आई कि ये वाला वर्टेक्स कॉमन है, यहाँ पे हाइपोटेनस मेरा चेंज होते जाएगा, मतलब मेरी जो ये वाली साइड है ये आगे बढ़ती जाएगी और मेरा एंगल बड़ा होते जाएगा। तो जैसे जैसे हाइपोटेनस आगे बढ़ेगा वैसे वैसे परपेंडिकुलर भी चेंज होगा। अब समझो हाइपोटेनस इधर आ रहा है तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, हाइपोटेनस इधर आ रहा है तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, हाइपोटेनस इधर आ रहा है तो परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस इधर आ रहा है तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर है? तो अब मैं लिखती हूँ साइन थीटा साइन एक्स इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ये हमें पता है। अब मेरा क्वेश्चन बस इतना सा है कि साइन थीटा मैक्सिमम कब हो सकता है, मतलब सबसे ज़्यादा वैल्यू कब मिल सकती है मुझे साइन एक्स की, जब ये जो हाइपोटेनस है और ये जो परपेंडिकुलर है इनका रेशो सबसे ज़्यादा हो जाए, मतलब मेरा p अपॉन एच सबसे बड़ा हो जाए, मतलब मेरा p सबसे ज़्यादा हो जाए जो हो सकता है उसमें। तो अगर ये यहाँ है तो वो छोटा है, यहाँ आ जाएगा तो और छोटा हो जाएगा, यहाँ पर तो और छोटा होते ही जा रहा है, मतलब मुझे इस p को यहाँ से आगे लेकर जाना है। तो शायद यहाँ या फिर यहाँ
या फिर यहाँ, और अगर मैं आगे जाते जा रही हूँ तो ये तो फिर से छोटा होते जा रहा है, देखो। मतलब जो लॉन्गेस्ट लेंथ थी वो थी ये, तो अगर P इस लेंथ का होता है तो P होगा हमारा लॉन्गेस्ट। अब जब मेरा परपेंडिकुलर इस जगह पे आ रहा है, परपेंडिकुलर खुद इस जगह पे आ रहा है, तो हाइपोटेनस क्या होगा? हाइपोटेनस भी यही होगा। मतलब मेरा हाइपोटेनस ये है मेरी बेस, और ये ही है मेरा परपेंडिकुलर। मतलब ये बना हुआ है एंगल 90 डिग्री। तो मेरा जो x है वो है 90 डिग्री, और मेरा जो साइन x है वो है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर भी r लेंथ का है और हाइपोटेनस भी r लेंथ का है, r अपॉन r 1। मतलब मेरा जो साइन x है वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 हो सकता है। ये बात समझ आ गई? मान लो ये जो 4 साइड्स हैं, ये चारों लॉन्गेस्ट साइड्स हैं। मतलब लॉन्गेस्ट ट्रायंगल की साइड तभी होगी जब वो रेडियस के बराबर हो जाए, और रेडियस के बराबर अगर परपेंडिकुलर को होना है तो उसको या तो इधर आना पड़ेगा या फिर इधर आना पड़ेगा, क्योंकि हमारा बेस तो इस लाइन पे रहने वाला है, ये फिक्स्ड है। हमारा बेस तो इधर रहने वाला है, ये फिक्स्ड है। तो परपेंडिकुलर या तो इधर आएगा या फिर इधर आएगा, और हमारा जो साइन थीटा है वो मैक्सिमम वैल्यू दे देगा हमें, और उसके लिए हमारा हाइपोटेनस भी परपेंडिकुलर के ऊपर ही आ जाएगा। तो जब x 90 डिग्री है तो साइन थीटा 1 है। जब x 270 डिग्री है तो साइन थीटा कितना होगा? अब आप लोग बताएं। 270 को मैं क्या लिख सकती हूँ? 180 प्लस 90। अब साइन ऑफ 180 प्लस 90 मतलब साइन ऑफ पाई प्लस पाई बाय 2। तो साइन ऑफ पाई प्लस थीटा कितना होता है? पाई प्लस, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो चेंज नहीं होगा, और थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहे हैं हम, तो आंसर नेगेटिव होगा। मतलब माइनस साइन थीटा, मतलब माइनस साइन पाई बाय 2, और साइन 90 डिग्री 1 होता है, तो माइनस ऑफ 1। तो मेरा साइन 270 डिग्री आ जाएगा -1। मतलब मेरा साइन एक्स, साइन 0 होता है 0, साइन पाई बाय 2 होता है 1, साइन पाई होता है फिर से 0, साइन 3 पाई बाय 2 होता है -1, साइन 2 पाई होता है 0, फिर साइन 5 पाई बाय 2 होता है 1, और ऐसे ही हम आगे देखते जा सकते हैं। ये वाली वैल्यूज़ मैंने सारी की सारी निकाली अलाइड एंगल्स यूज़ करके, जो अपन ने पहली क्लास में सीखा था। अब जब ये सब मैंने देख लिया, मुझे पता चल गया कि साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 है, मिनिमम वैल्यू -1 है। अब ऐसे ही अगर मैं कॉस को भी स्टडी कर लेती हूँ, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस अपॉन हाइपोटेनस में मुझे बेस सबसे बड़ा करना है, तो मैं बेस अगर कर देती हूँ इतना बड़ा, मतलब ये पूरी लेंथ बेस है, उसके लिए परपेंडिकुलर तो 0 हो जाएगा, क्योंकि बेस यही है, हाइपोटेनस यही है, और परपेंडिकुलर है 0। मतलब कॉस ऑफ 0 डिग्री इज़ 1, विच इज़ r अपॉन r, इसलिए 1 आ गया। फिर कॉस ऑफ 90 डिग्री इज़ 0, कॉस ऑफ 180 डिग्री इज़ -1, कॉस ऑफ 270 डिग्री इज़ 0, कॉस ऑफ 360 डिग्री इज़ 1, और ऐसे ही आगे चलते जाएगा। मतलब यहाँ पे मैंने देखा कि कॉस की मैक्सिमम वैल्यू 1 है, कॉस की मिनिमम वैल्यू -1 है। जैसे साइन के लिए भी मुझे पता चला था, वैसे ही मैंने कॉस के लिए भी स्टडी कर लिया। अब इधर से दो चीज़ें समझ आ रही है। एक तो ये समझ आ रहा है कि साइन ऑफ n पाई हमेशा 0 के बराबर होता है। मतलब जब भी साइन के अंदर पाई का कोई भी मल्टीपल डालेंगे, जैसे कि 0 ± पाई ± 2 पाई ± 3 पाई ...
तो साइन थीटा क्या आंसर देगा, 0 आंसर देगा। और कॉस ऑफ 2n+1 π/2 ये होता है हमेशा 0। मतलब कॉस के अंदर अगर अपन डालेंगे +- π/2 +-3 π/2 +-5 π/2 एंड सो ऑन, तो वो आंसर हमेशा देगा 0। यहाँ तक की बात समझ आती है? तो अभी तक मैंने क्या चीज़ें देख ली कि साइन थीटा मैक्सिमम वैल्यू देता है 1, मिनिमम वैल्यू देता है -1, और उसका कुछ ग्राफ ऐसे चलते जाता है कि 0 पे वो देगा 0, उसके बाद 90 पे वो देगा 1, फिर से वो 180 पे देगा 0, फिर 270 पे वो देगा -1, फिर से 0, फिर 1, फिर से 0, और ऐसे हम ग्राफ उसका देखते जाते हैं, ऐसे वो आगे बढ़ते जाता है। और कॉस थीटा की भी वैल्यू होती है 1 मैक्सिमम और -1 मिनिमम। अब वो 0 पे देता है 1, 90 पे देता है 0, फिर 270 पे देता है -1, फिर से 0, फिर 1, फिर -1, ऐसे हमने देखा कॉस ऐसा चलता है। तो ये सब देख के हम ये बता सकते हैं कि साइन थीटा के लिए, साइन एक्स के लिए, एक्स तो कुछ भी रख सकते हो, एक्स तो रियल नंबर लाइन पे कुछ भी रख सकते हो, पर जो आंसर आएगा वाई वो -1 से 1 के बीच में ही आएगा, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू 1 है और मिनिमम वैल्यू -1 है। कॉस थीटा या कॉस एक्स के लिए भी एक्स कुछ भी रख सकते हैं रियल नंबर लाइन पे, लेकिन जो y आएगा वो -1 से 1 ही आएगा। अब अगर मैं स्टडी करूं कोसेक एक्स, मतलब 1/sin x, तो डिनोमिनेटर कभी 0 होना नहीं चाहिए, डिनोमिनेटर कभी 0 होना नहीं चाहिए। इसका मतलब साइन थीटा 0 नहीं होना चाहिए। अब अगर साइन थीटा 0 नहीं हो सकता, मतलब x क्या नहीं हो सकता, n π, क्योंकि हमने देखा कि साइन ऑफ n π इज इक्वल टू 0, तो x हमारा n π के बराबर नहीं हो सकता, बाकी सब कुछ हो सकता है x। तो x की हमारी वैल्यू आ जाएगी रियल नंबर लाइन में से बस n π वाली वैल्यूज़ हटा दो, क्योंकि जैसे ही साइन थीटा n π के बराबर होगा, साइन x n π के बराबर होगा, वैसे ही वो 0 हो जाएगा। और कोसेक x क्या हो जाएगा, 1/0। अब 1/0 तो नॉट डिफाइंड है, वो इन्फिनिटी को टेंड करता है। और जो मेरा y है वो -1 से 1 अगर साइन जाता था तो उसका रेसिप्रोकल कितना जाएगा। अगर साइन 1/2 है तो कॉस 2 होता है, अगर साइन √3/2 है तो अगर साइन 1/2 है तो कोसेक 2 होता है, और अगर साइन √3/2 है तो कोसेक 2/√3 होता है। इसका मतलब साइन हमेशा -1 से 1 के बीच में रहता है, और कोसेक -∞ से -1 या फिर 1 से ∞ तक चले जाता है। 1 का रेसिप्रोकल 1, 1/2 का रेसिप्रोकल 2, 0 का रेसिप्रोकल तो हमने हटा ही दिया हमारे कंडीशन में से। तो जो मेरा y है वो जाएगा -∞ से 1 यूनियन y से 1 से ∞। अब इन्फिनिटी पे हम हमेशा क्लोज्ड ब्रैकेट्स ना लगाकर ओपन ब्रैकेट इसलिए लगाते हैं क्योंकि इन्फिनिटी कोई रियल नंबर नहीं है, वो बस एक सिंबल है। जब भी +∞ लिखा हो या -∞ लिखा हो, ये कोई नंबर्स नहीं है, ये बस 2 सिंबल्स हैं। तो हमने कोसेक थीटा के लिए रेंज देख ली और डोमेन देख ली। अब हम देखते हैं सेक थीटा के लिए, सेक एक्स के लिए। सेक एक्स क्या होता है, 1/cos x। मतलब जैसे कोसेक एक्स में साइन x 0 नहीं हो सकता था, वैसे ही सेक एक्स में cos x 0 नहीं हो सकता। तो अगर cos x 0 नहीं हो सकता तो x क्या नहीं हो सकता, 2n+1 π/2 नहीं हो सकता। x इस फॉर्मेट का नहीं हो सकता, मतलब
π/2, 3π/2, 5π/2, 7π/2, ये सारी वैल्यूज़ cos x नहीं ले सकता, sec x ये सारी वैल्यूज़ नहीं ले सकता, नहीं तो उसका डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा और वो वैल्यू नॉट डिफाइंड हो जाएगी। तो इसलिए हमें पता चलता है कि जो x है वो रियल नंबर लाइन पे सब कुछ हो सकता है, लेकिन 2n+1 π/2 को छोड़कर। तो ये रियल नंबर एक सेट है जिसमें से मैंने एक दूसरा सेट सबट्रैक्ट कर दिया। और जो y है वो फिर से -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी होगा, क्योंकि जब cos थीटा या cos x 1/2 होता है तो sec x 2 होता है। मतलब हमेशा 1 से छोटे किसी नंबर का रेसिप्रोकल तो 1 से बड़ा वाला ही नंबर होगा, और वैसे ही -1 से बड़े नंबर का रेसिप्रोकल -1 से छोटा नंबर ही होगा। तो ये हमें मिल गया sec थीटा का रेंज और sec थीटा का डोमेन, या sec x का रेंज और sec x का डोमेन। हमने cosec x देख लिया, sec x देख लिया, cos x देख लिया और sin x देख लिया। अब बचते हैं tan, और tan का रेसिप्रोकल cot। तो y इज इक्वल टू tan x। अब tan x क्या होता है? sin x अपॉन cos x। मतलब इस जगह पर क्या नहीं हो सकता? cos x 0 नहीं हो सकता। तो फिर से x 2n+1 π/2 की कैटेगरी में नहीं हो सकता है, 2n+1 π/2 फॉर्मेट का नहीं हो सकता है। इसीलिए tan ऑफ 90 डिग्री नॉट डिफाइंड होता था। जो 10th स्टैंडर्ड की टेबल थी उसमें tan ऑफ 90 डिग्री नॉट डिफाइंड लिखा होता था। तो tan ऑफ 90 डिग्री ही नहीं, tan ऑफ 2n+1 π/2 फॉर्मेट के सारे एंगल्स नॉट डिफाइंड होंगे। मतलब tan ऑफ 90 डिग्री, tan ऑफ 270 डिग्री, tan ऑफ -90 डिग्री, tan ऑफ -270 डिग्री, tan 5π/2, tan 7π/2, tan 11π/2, और इन सब के नेगेटिव एंगल्स भी। मतलब इस फॉर्मेट का कोई भी tan अगर अपन लेंगे तो आंसर नॉट डिफाइंड ही आएगा। तो हमें समझ आ गया कि जो इसकी डोमेन होगी वो क्या होगी? R एक्सेप्ट 2n+1 π/2। मतलब एक रियल नंबर्स का सेट है R, उसमें से हम ये वाले एंगल्स का सेट सबट्रैक्ट कर देंगे। और जो y है वो -1 से 1 एक फंक्शन जा रहा है और उसको हमने डिवाइड कर दिया एक दूसरे फंक्शन से जो भी -1 से 1 जा रहा है। मतलब वो कुछ भी हो सकता है, हम नहीं बता सकते कि वो क्या होगा और क्या नहीं होगा। बस हमें इतना पता है कि हमने उसमें से ये वाला पार्ट सबट्रैक्ट कर दिया है। तो इस पार्ट से तो वैसे भी आंसर नॉट डिफाइंड ही आ रहा था। तो अभी तो y पूरी रियल नंबर लाइन पे कुछ भी हो सकता है। मतलब tan x पूरे रियल नंबर लाइन पे हर आउटपुट दे सकता है। तो ये हो गई tan x की रेंज जो सब कुछ है, और tan x की डोमेन जो बस π/2 और उसके मल्टीपल एंगल्स को सबट्रैक्ट करने के बाद सब कुछ है। और सिमिलरली cot का तो अब आप समझ ही गए होंगे। cot x के लिए cos x अपॉन sin x करेंगे, और इस बार sin x 0 नहीं होना चाहिए। मतलब x sin x 0 नहीं होगा तो x n π नहीं होगा। मतलब जो x की इंटरवल है, जो हमारे cot x की डोमेन है, वो होगी R एक्सेप्ट n π। और उसके लिए जो रेंज है वो क्या होगी? R। क्योंकि जिस भी फंक्शन पे वो, जिस भी वैल्यू पे वो नॉट डिफाइंड हो रहा था वो तो हमने रेंज में से ही, वो तो हमने डोमेन में से ही निकाल दी। इसलिए रेंज तो हमारी पूरे रियल नंबर लाइन पे सब कुछ हो सकती है। तो ये जो आउटपुट देगा वो तो सब ही देगा। sec x के लिए हमारा आउटपुट डिफाइंड है। हमारी रेंज एक एंगल को, एक टाइप ऑफ एंगल को सबट्रैक्ट करने के बाद सब कुछ है। cosec x के लिए आउटपुट डिफाइंड है और रेंज n π एंगल्स को सबट्रैक्ट करने के बाद है। cos x और sin x इनकी रेंज बहुत लिमिटेड है और इनकी डोमेन R है। तो ये तो हो गई 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की रेंज और डोमेन। इससे मैं एक पॉइंट कंक्लूड कर सकती हूँ कि जो मेरा sin x था, जो मैंने इधर भी बताया था कि जो मेरा sin x है, ये पार्ट को मैं इरेज कर देती हूँ, ये पार्ट को मैं इरेज कर देती हूँ, वो ऐसी वैल्यूज़ देता है। पहले तो देता है 0, फिर देता है 1, फिर देता है 0, फिर देता है -1, फिर से देता है 0, फिर देता है 1 और फिर देता है 0।
मतलब ये इस तरह का ग्राफ देता है, साइन एक्स इस तरह का ग्राफ देता है। इस ग्राफ को मैं अच्छे से बना लेती हूँ। ये फ्री हैंड ग्राफ है, इंटरनेट पर गूगल इमेजेस से या एनसीईआरटी में भी ग्राफ्स दिए हुए हैं, उधर मिल जाएंगे। ये सारे के सारे जो पीक्स हैं वो हमारे सेम लेवल पर है, ये सब सेम हाइट पर है, और ये है 1 पर। और जो सारे के सारे नीचे वाले पीक्स हैं ये भी सेम हाइट पर हैं, और ये हैं -1 पर। ये ग्राफ मैंने हाथ से बनाया है। जब पूरा का पूरा ग्राफ पेपर पे प्लॉट करेंगे और प्रॉपर वैल्यूज़ के साथ प्लॉट करेंगे तो ये एकदम सिमेट्रिक ग्राफ बनेगा अबाउट द ओरिजिन। मतलब ये इधर जा रहा है ऐसे और इधर जा रहा है ऐसे, जैसे आपने मिरर रख दिया हो इस एक्सिस पर। अब मैं एंगल्स भी लिख लेती हूँ। ये तो है मेरा 0, ये 1 वैल्यू किस एंगल पे देता है, π/2 पर। फिर से 0 वैल्यू किस एंगल पे देता है, पाई पर। फिर -1 वैल्यू किस एंगल पर देता है, 3π/2 पर। फिर से 0 देता है 2π पर। और अब जो मैंने पीरियोडिक फंक्शन की बात करी थी वो यहाँ पर दिख रहा होगा कि ये जो मेरा शेप है, इसके बाद ये शेप रिपीट होते जा रहा है, इसके बाद ये शेप रिपीट होते जा रहा है। मतलब ये वाला जो शेप है ये हमने एक बार बना लिया और वो फंक्शन उसके बाद खुद को रिपीट कर रहा है। तो इस वजह से ये यहाँ तक जो है ये है मेरा पीरियड विच इज़ 2π। वैसे ही मैं कॉस का ग्राफ भी स्टडी कर लेती हूँ। कॉस में अपने ऐसी वैल्यूज़ देखी थी, पहले 1 फिर 0 फिर -1 फिर 0 फिर 1 फिर -1, मतलब बीच में 0 भी था और फिर से -1। तो यहाँ पर ये 0 पे तो हाईएस्ट वैल्यू देती है, फिर नीचे आती है, फिर ऐसा ग्राफ देती है, और इधर भी यही। मतलब मेरा जो ये वाला ग्राफ है वो वाई एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज है। इसके आगे जो हो रहा है इसके पीछे भी वही हो रहा है। ये वैल्यू है 1, ये वैल्यू है -1, ये है 0, ये है π/2, ये है पाई, ये है 3π/2, ये है 2π। तो ये फंक्शन भी 2π पीरियड का था। यहाँ से यहाँ तक जो हमने ग्राफ देखा वही ग्राफ खुद को रिपीट करते जा रहा है। मतलब जो ये वाला ग्राफ है इसके बाद तो शेप रिपीट ही हो रहा है। तो ये हो गया हमारा पीरियड 2π। ये ग्राफ था cos x का और ये ग्राफ था sin x का। मैंने बहुत ख़राब ग्राफ्स बनाए हैं, मैंने अपने फ्री हैंड से बहुत ख़राब ग्राफ्स बनाए हैं, पर आप शेप समझ गए होंगे। मुझे बस अभी शेप समझाना था, बाकी अच्छी इमेज भी मैं इंसर्ट कर दूंगी इसमें सारे ग्राफ्स कंप्लीट करवाने के बाद। अब ये जो शेप है इसको हम कहते हैं साइनोसोडल ग्राफ। तो ऐसा कहीं पर भी जब शेप मिलता है साइन एक्स के ग्राफ जैसा तो उसे हम साइनोसोडल वेव कहते हैं। और साइनोसोडल वेव ये वाला जो टर्म है ये आपको फिज़िक्स में आगे सुनने को मिलेगा। तो ये कहलाती है साइनोसोडल वेव। अब मैं स्टडी कर लेती हूँ टैन का ग्राफ। अब टैन का ग्राफ 0 पे तो 0 था, +π/2 पे नॉट डिफाइंड हो जाता था और -π/2 पे जाके भी नॉट डिफाइंड हो जाता था। तो टैन का ग्राफ ना कुछ ऐसा दिखता है। ये तो मैं इमेजिनरी लाइंस बना रही हूँ, ये ग्राफ नहीं था।
ग्राफ ऐसा है। यहाँ पे ये हमेशा 0 होता है और ये वैल्यूज़ होती हैं 0, पाई, माइनस पाई, ये वैल्यू होगी पाई/2, ये वैल्यू होगी -पाई/2। इधर जब ये फिर से नॉट डिफाइंड जा रहा होगा या इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा होगा तो वो वैल्यू होगी 3π/2 और इधर भी वो वैल्यू होगी -3π/2। तो ऐसा दिखता है हमारा tan का ग्राफ। यहाँ पे वो चलते ही जा रहा है, इस लाइन के पैरेलल हो जाएगा वो आखिरी में जाकर, मतलब वो कभी भी इस लाइन को टच नहीं कर रहा है। मतलब अगर हमसे पूछे कि tan ऑफ π/2 पर वैल्यू क्या है, तो tan ऑफ π/2 पर कोई वैल्यू नहीं है, हमें tan ऑफ π/2 पे कोई वैल्यू नहीं मिलेगी, इसीलिए हम tan ऑफ 2n+1 π/2 को नॉट डिफाइंड कहते हैं। और ये बन जाता है उसका ग्राफ। यहाँ पर भी पैरेलल जाते जा रहा है और यहाँ पर भी पैरेलल ही जाते जा रहा है, और यही ग्राफ फिर रिपीट होते रहता है। तो जो ये वाला शेप है पाई इंटरवल का, वो बार बार रिपीट हो रहा है, इसलिए tan x का फंक्शन क्या कहलाता है, इसलिए tan x का पीरियड क्या कहलाता है, tan x का पीरियड कहलाता है पाई। अब ऐसे ही मैं cosec x का ग्राफ बना लेती हूँ। सारे ग्राफ बहुत अच्छे से खुद से पहली बार आप बना लो, ये नहीं पॉसिबल है। ग्राफ आपको सिखाए जा रहे हैं, उसके बाद उसको याद रखना आपका काम है। मतलब अभी अगर आप बोलो कि ये ग्राफ मुझे तो समझ ही नहीं आया, ये ग्राफ मुझसे तो बने ही नहीं, तो हाँ वो नहीं हो सकता है। ये ग्राफ सिखाए गए हैं, ये ग्राफ याद करवाए गए हैं। ये भी इमेजिनरी लाइन्स है जो मैं बना रही हूँ। अब ये हमेशा 1 से तो ऊपर ही होता है और -1 से नीचे ही होता है। मतलब ये है मेरा 1, ये है मेरा -1, और अब मैं बनाने वाली हूँ अपना कोसेक का ग्राफ। ये बनता है ऐसा। ऐसा बनता है कोसेक x का ग्राफ, जिसमें ये 1 को टच करता है, ये पार्ट इधर टच कर रहा है, ये पार्ट इधर टच कर रहा है, ये टच कर रहा है, ये टच कर रहा है। मतलब ये वाले जो एंगल्स हैं वो है π/2, 3π/2, -π/2 और -3π/2। और ये वाले जो एंगल्स हैं जहाँ पे ये पैरेलल जाते जा रहा है एक y के पैरेलल स्ट्रेट लाइन को, वो एंगल्स हैं 0, पाई, 2π, -π और -2π। तो ये बन गया हमारा कोसेक x का ग्राफ। और अगर इसके बीच में आप साइन x देखना चाहो ना, तो इसके पीछे साइन x ऐसा जा रहा है। तो यहाँ से ये क्लियरली समझ आता है कि ये साइन x का क्या है, रेसिप्रोकल है, क्योंकि जैसा साइन x है ये उसके उल्टा है। तो ये बन गया मेरा कोसेक x का ग्राफ। अभी कोई चीज़ एकदम समझ ना आ रही हो, उसके 2 कारण हो सकते हैं। एक तो मैं हैंड रिटन ग्राफ्स बना रही हूँ इसलिए, और दूसरा कि ये पहली बार आप समझ रहे हैं इसलिए। तो वो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ये ग्राफ्स मैं एक इमेज ऐड कर दूँगी, वो इमेज स्टडी कर लेना। और अगर आप NCERT भी खोल कर देखते हैं तो ये ग्राफ्स बहुत प्रॉपरली उधर दिए हुए हैं, तो वो बिल्कुल भी इशू नहीं है। और बस ये ग्राफ याद होने चाहिए, मतलब इनका शेप याद होना चाहिए, किस जगह पर कौन सी x की वैल्यू है वो याद होनी चाहिए। और मैं इधर π/6 या π/3 मतलब 30 डिग्री 45 डिग्री ये वाली डिग्रीज थोड़ी ना मेंशन कर रही हूँ। मैं सिर्फ 0, π/2, पाई, 3π/2 मतलब मैं कौन सी डिग्रीज मेंशन कर रही हूँ, nπ और 2n+1 π/2 वाली डिग्रीज मेंशन कर रही हूँ। तो बस ये 2 टाइप के जो x मैंने लिखे थे उनके लिए हर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो की क्या वैल्यूज़ आ रही हैं वो पता होना हमें ज़रूरी है। अब मैं देख लेती हूँ सेक x। कोसेक का ग्राफ हमें पता है, साइन का ग्राफ हमें पता था।
उसके लिए उसको नोटिस करके, एनालॉजी ड्रॉ करके आप सेक का ग्राफ बता सकते हैं क्या? क्योंकि हमें कॉस का ग्राफ भी पता ही है। तो जो मेरा सेक का ग्राफ होता है ना, वो होता है ऐसा। ये वाली लाइन होती है 1, ये वाली लाइन होती है -1, ये पॉइंट होता है 0, पाई, माइनस पाई, और जिन पॉइंट्स पर वो नॉट डिफाइंड है या फिर इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, वो पॉइंट्स हमारे π/2, 3π/2, -π/2 और -3π/2। तो ऐसा दिखता है हमारा कोसेक का सेक का ग्राफ। और कॉट का ग्राफ आखिरी। अब कॉट का ग्राफ आप टैन के ग्राफ का उल्टा कर दीजिए तो आपको भी बनाना आ जाएगा। हमने टैन का ग्राफ बनाया था ऐसा, तो हमारा जो कॉट का ग्राफ बनेगा वो बनेगा तो इस शेप का, पर अब वो स्टार्ट इधर से होगा या इसके आगे से होगा, ये मुझे बताना। तो जो मेरा कॉट का ग्राफ है वो दिखेगा कुछ, वो दिखेगा कुछ ऐसा। और जहाँ पर भी ये 0 हो रहा है वो सारी वैल्यूज़ हैं जहाँ पे cos 0 होता है, मतलब π/2, 3π/2, -π/2, -3π/2। और जहाँ पर भी ये इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है वो वैल्यूज़ है जहाँ पे sin 0 हो रहा है, 0, π, 2π, -π और -2π। तो ये बन गया मेरा कॉट का ग्राफ। एक बार सारे ग्राफ देख लेते हैं। sin x का ग्राफ 2π पीरियड का इस शेप का जो रिपीट होते जा रहा है, cos x का ग्राफ 2π पीरियड का इस शेप का जो रिपीट होते जा रहा है, tan x का ग्राफ π पीरियड का इस शेप का जो रिपीट होते जा रहा है, cosec x का ग्राफ इस शेप का जो रिपीट होते जा रहा है। मतलब देखो एक ऊपर एक नीचे, ये बार बार यही यूनिट रिपीट होते जा रही है। इसका एक स्टैम्प बनवा लो और आगे छापते रहो तो ये बन जाएगा कोसेक एक्स का पूरा ग्राफ। यहाँ पे कौन सी वैल्यूज़ हमने नहीं ली? ये वैल्यूज़। जहाँ पर भी मैंने इमेजिनरी लाइंस बनाई है वहाँ हमने वो एक्स की वैल्यूज़ नहीं ली हैं। मतलब पाई, 2π, -π, -2π, मतलब हमने n π को नहीं लिया है। tan x में भी मैंने जहाँ पे इमेजिनरी लाइंस बनाई थी वो वैल्यूज़ मैंने नहीं ली है। मतलब π/2, 3π/2, -π/2 और -3π/2, मतलब 2n+1 π/2 वाले एंगल्स को मैंने नहीं लिया है। वैसे ही sec x में ये बन गया अपना 2π पीरियड का ग्राफ। इसके बाद ये यूनिट रिपीट होते जा रहा है, ऐसे 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 आगे बनाते जाओ। और यहाँ पे मैंने कौन सी वैल्यूज़ नहीं ली है? π/2, -π/2, 3π/2, -3π/2, मतलब 2n+1 π/2 वाली वैल्यूज़ मैंने नहीं ली हैं। और cot x ये पाई पीरियड का ग्राफ है, ये वाली डिज़ाइन आगे रिपीट होती जा रही है। और इधर मैंने कौन सी वैल्यूज़ नहीं ली है? 0, π, 2π, -π और -2π, मतलब n π वाली वैल्यूज़ मैंने नहीं ली है। तो देखो ये है सारे के सारे ग्राफ, ये हैं सारे के सारे ग्राफ, जिसमें ये हो गया sin x का ग्राफ इस शेप का, इसको कहते हैं साइनोसोडल ग्राफ। और ये वाला जो शेप है ये है इसका ओरिजिनल शेप जो आगे रिपीट होते जा रहा है, बस इसका स्टैम्प बनवा लो, आगे छापते जाओ तो बन जाएगा sin x का ग्राफ। पीरियड 2π है। cos x का ग्राफ ऐसा बन रहा है, पीरियड 2π है। ये ग्राफ है कोसेक एक्स का, CSC मतलब कोसेक एक्स, ये बन रहा है ऐसा।
अब देखो ये जो इन्होंने डॉटेड लाइन बनाई है, मतलब ये इमेजिनरी लाइन है, ये कोई भी वैल्यू नहीं देगी। मतलब जब x अपन पाई रखते हैं या 2 पाई रखते हैं या माइनस पाई रखते हैं या -2 पाई रखते हैं तो हमें कोई भी आंसर नहीं मिलेगा, इसलिए इधर बनाई हुई है डॉटेड लाइन। ये बन गया कोसेक एक्स का ग्राफ, पीरियड 2 पाई है, ये वाला जो डिज़ाइन है ये आगे रिपीट हो रही है। सेक एक्स का ग्राफ भी सिमिलरली ये बन गया हमारा सेक एक्स का ग्राफ, पीरियड 2 पाई है। टैन एक्स का ग्राफ ऐसा बन रहा था, पीरियड पाई है, और कौन सी वैल्यूज़ नहीं ली हमने, π/2, 3π/2, -3π/2, -π/2, ये वैल्यूज़ हमने नहीं ली। और कॉट एक्स का ग्राफ टैन एक्स का रेसिप्रोकल ऐसा बन गया। तो ये हैं सारे के सारे ग्राफ। ये बस एक इमेज दिमाग में याद हो जानी चाहिए, ये जो इमेज है ये दिमाग में याद हो जानी चाहिए। और एक एडिशनल पॉइंट मैं बता रही हूँ, ये टोटली एडिशनल पॉइंट है कि जो ये डॉटेड लाइन है इसे हम कहते हैं असिम्प्टोट्स। जो भी ये डॉटेड लाइन है, जो मैं इमेजिनरी लाइन कह रही थी, वो होते हैं असिम्प्टोट्स। असिम्प्टोट्स जो टर्म है वो टर्म कॉनिक सेक्शन में फिर रिपीट होगा। और असिम्प्टोट्स क्या होते हैं ये कॉनिक सेक्शन में पता चल जाएगा। कॉनिक सेक्शन मतलब स्ट्रेट लाइन, सर्कल, एलिप्स, हाइपरबोला, पैराबोला, ये है कॉनिक सेक्शन। और असिम्प्टोट्स टर्म उधर रिपीट होगा, उधर आपको पता चल जाएगा। अभी के लिए ये बस एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है कि ये जितनी भी डॉटेड लाइन है उनको वर्टिकल असिम्प्टोट्स कहते हैं। जिन्हें मैं इमेजिनरी लाइन कह रही थी वो असली में वर्टिकल असिम्प्टोट्स कहलाते हैं। ठीक है, तो दिस इज द रेंज एंड डोमेन एंड ग्राफ ऑफ ऑल द 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज। ठीक है, तो ये हैं कुछ चीज़ें जो हमने अभी तक सीखी कि जो पहला क्वाड्रेंट है उसमें साइन एक्स 0 से 1 जाता है, फिर 1 से 0 आता है वापस से, उसके बाद 0 से -1 जाता है और फिर -1 से 0 जाता है। यहाँ पे देख लेते हैं, 0 से 1 पहला क्वाड्रेंट, फिर 1 से 0, फिर 0 से -1, फिर -1 से 0। ये पूरे हो गए 4 क्वाड्रेंट, यानी कि 2 पाई एंगल। तो ये हमने साइन एक्स के लिए स्टडी किया। उसके बाद कॉस एक्स 1 से 0 आता है पहले, फिर 0 से -1 जाता है, -1 से 0 और फिर 0 से 1। ये हो गए हमारे चारों क्वाड्रेंट पूरे, यानी कि 2 पाई एंगल। तो ये कॉस एक्स के लिए हमने स्टडी किया। जो टैन एक्स है वो 0 से इन्फिनिटी जाता है, 0 से इन्फिनिटी, फिर -∞ से 0, फिर 0 से फिर से इन्फिनिटी, और उसके बाद -∞ से फिर से 0। ये हो गए हमारे 4 क्वाड्रेंट पूरे, यानी कि 2 पाई एंगल। पर टैन एक्स का पीरियड कितना है, टैन एक्स का पीरियड तो है बस पाई, मतलब ये वाली डिज़ाइन बार बार रिपीट होती रहेगी। तो ये हो गया टैन एक्स के लिए। कॉट एक्स पाई से 0, सॉरी इन्फिनिटी से 0, फिर 0 से इन्फिनिटी, -∞, फिर से इन्फिनिटी से 0, फिर 0 से -∞। ये हो गए 4 क्वाड्रेंट पूरे, यानी कि 2 पाई एंगल। सेक एक्स 1 से इन्फिनिटी, फिर -∞ से -1, फिर से -1 से -∞, फिर इन्फिनिटी से 1। ये हो गए 4 क्वाड्रेंट पूरे, यानी कि 2 पाई एंगल। कोसेक एक्स इन्फिनिटी से 1, 1 से इन्फिनिटी, -∞ से -1, -1 से फिर से इन्फिनिटी। ये हो गए 4 क्वाड्रेंट पूरे, यानी कि 2 पाई एंगल। तो हमने 6 जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ हैं उनके लिए रेंज देख ली, डोमेन देख ली जो इस टेबल में समराइज्ड है, और ग्राफ स्टडी कर लिए। उसके बीच में हमने 2 इम्पॉर्टेंट पॉइंट देखे थे कि साइन ऑफ n पाई 0 होता है, कॉस ऑफ 2n + 1 π/2 0 होता है। तो ये दोनों चीज़ें 0 होती हैं, ये कहीं ना कहीं एक जनरल सोल्यूशन ही तो है। मतलब अगर मैं कहूँ कि साइन x = 0 और आप कह दें कि x = n पाई, मतलब अगर मैं कहूँ कि ऐसा कोई एंगल है जिसका जब साइन लेते हैं तो आंसर 0 आता है, तो कोई आंसर दे देगा कि हाँ वो एंगल 0 होगा, कोई आंसर दे देगा कि वो एंगल पाई होगा, कोई आंसर देगा कि वो एंगल -पाई होगा, कोई आंसर देगा कि वो एंगल 2 पाई है, कोई देगा वो एंगल 100 पाई है, कोई देगा वो एंगल 2000 पाई है, कोई देगा वो एंगल -5000 पाई है।
तो ये सारे के सारे आंसर्स सही है ना, मतलब हमें कोई एक ऐसा सोल्यूशन चाहिए जो इन सारे आंसर्स को कंबाइन कर दे। इसका मतलब x इज इक्वल टू एन पाई इस क्वेश्चन का जनरल सोल्यूशन है। x इज इक्वल टू एन पाई मेरे क्वेश्चन का जनरल सोल्यूशन था। तो जब मैं ऐसा कोई इक्वेशन रखूं और उसके लिए आप एक जनरल सोल्यूशन दे दें तो वो कहलाते हैं जनरल सोल्यूशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। तो रेंज, डोमेन और ग्राफ्स पढ़ने के बाद हम मूव ऑन कर रहे हैं जनरल सोल्यूशन पर। तो जनरल सोल्यूशन के लिए हमको बस कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं। पहला पॉइंट कि साइन ऑफ एन पाई प्लस -1 की पावर n इंटू थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। दूसरा पॉइंट कॉस ऑफ 2n पाई प्लस माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। और तीसरा पॉइंट टैन ऑफ n पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू टैन थीटा। ये बात हम समझ के देख लेते हैं। अगर मैं n को 1 रखती हूँ और ये तीनों चीज़ें डिराइव करने की कोशिश करती हूँ, तो पहला तो लिखा हुआ था साइन ऑफ n पाई प्लस -1 की पावर n थीटा। तो n को अगर मैं 1 रख देती हूँ तो ये बन जाएगा पाई प्लस -1 की पावर 1, तो -1, तो पाई माइनस थीटा। अब पाई माइनस थीटा कितना होता है, साइन ऑफ पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। n को 2 रख के देखते हैं तो बन जाएगा साइन ऑफ 2 पाई प्लस थीटा। ये कितना होता है, साइन थीटा। अब n को 3 रख के देखते हैं, साइन ऑफ 3 पाई माइनस थीटा। ये कितना हो जाएगा, साइन थीटा। n को 4 रख के देखते हैं, साइन ऑफ 4 पाई प्लस थीटा। ये कितना हो जाएगा, साइन थीटा। मतलब साइन ऑफ n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू थीटा हमेशा साइन थीटा के बराबर होता है। तो अगर आपको कभी सवाल दिया हो कि साइन x इज इक्वल टू साइन y, तो हमें x और y के बीच में एक रिलेशन पता है। हमें क्या रिलेशन पता है x और y के बीच में, कि ये जो है वो इसके बराबर है। मतलब अगर ये x है और ये y है तो इन दोनों के बीच में ये रिलेशन होल्ड करता है। तो मैं कह दूंगी x इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू थीटा, और थीटा की जगह मैं लिखूंगी y, क्योंकि इस जगह पे मुझे दिया हुआ है y और मुझसे रिलेशन डिराइव करवा रहे हैं x और y के बीच में। तो ये रहा आपका NCERT के लास्ट एक्सरसाइज के पहले दिया हुआ प्रूफ 1। तो ऐसा क्वेश्चन जब भी आए तो आपको ये आंसर लगा देना है। जो भी रिस्पेक्टिव वैल्यूज़ डालनी हो वो वैल्यूज़ डालिएगा और ये हमारा आंसर तैयार है। वैसे ही अगर कभी दिया हो cos x इज इक्वल टू cos y, तो हमें भाई ये बात पता है, हमें ये बात पता है। मतलब हम लिख देंगे x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस y। ये भी मैंने जैसे साइन बताया वैसे मैं करके देख लेती हूँ। मैं y को पहले डाल देती हूँ 1, तो cos ऑफ 2 पाई प्लस माइनस थीटा कितना होगा, 2 पाई से ऊपर जाओ या 2 पाई से नीचे आओ, cos तो फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट दोनों में पॉजिटिव होता है और 2 पाई पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज होता नहीं है, तो इसका आंसर आ जाएगा cos थीटा। अगर मैं n को 0 डाल देती समझो, तो मेरा आंसर आ जाता cos ऑफ प्लस माइनस थीटा। अब cos ऑफ थीटा तो cos ऑफ थीटा के ही बराबर होता है और cos ऑफ माइनस थीटा तो नेगेटिव खा लेता है, मतलब cos ऑफ माइनस थीटा भी cos थीटा हो गया। अगर मैं डाल देती 2 तो ये बन जाता cos ऑफ 4 पाई प्लस माइनस थीटा, ये भी cos थीटा के ही बराबर होता है। अगर मैं डाल देती 3 तो ये बन जाता cos ऑफ 6 पाई प्लस माइनस थीटा, ये भी cos थीटा के ही बराबर होता है। सॉरी मैंने 2 जगह x लिख दिया, मुझे थीटा लिख देना चाहिए।
मतलब बेसिकली ये तो इस क्वाड्रेंट में ये वाला जो मेरा पार्ट होता है, ये वाली जो मेरी ब्रांच होती है, ये होती है 2n पाई ब्रांच। मैं सिर्फ इस ब्रांच की बात कर रही हूँ, ये होती है 2n पाई ब्रांच। और जब मैं 2n पाई ब्रांच के ऊपर या नीचे जा रही हूँ, मतलब मैं 2n पाई प्लस माइनस थीटा कर रही हूँ। इस जोन में मैं जब भी हूँ, मतलब मैं क्या कर रही हूँ, 2n पाई प्लस माइनस थीटा कर रही हूँ। इस जोन में मैं जब भी हूँ, मतलब मैं 2n पाई प्लस माइनस थीटा कर रही हूँ। तो मेरा कॉस ऑफ 2n पाई प्लस माइनस थीटा हमेशा कॉस थीटा के या फिर कॉस ऑफ माइनस थीटा, जो कॉस थीटा के ही बराबर होता है, इसके इक्वल आएगा। तो यहाँ से मुझे पता चल गया कि कॉस एक्स इज इक्वल टू कॉस वाई कभी दिया हो तो मैं ये आंसर लगा सकती हूँ। जो भी वैल्यूज़ क्वेश्चन में दी हुई हो वो वैल्यूज़ एक्स और वाई की जगह भर देना और ये मेरा आंसर तैयार है। ऐसा ही मैंने साइन के लिए भी देख लिया। अब बस बचता है मेरा टैन वाला पॉइंट। तो ये कह रहे हैं टैन ऑफ एन पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू टैन थीटा। एन को मैं ज़ीरो डाल के देख लेती हूँ, मतलब टैन ऑफ 0 इंटू पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू टैन थीटा। तो टैन ऑफ थीटा इज इक्वल टू टैन थीटा, बिल्कुल सही बात है, ये तो सबसे सही बात है। टैन ऑफ एन पाई प्लस थीटा में एन को मैं डाल देती हूँ 1, तो ये बन जाएगा टैन ऑफ पाई प्लस थीटा। अब पाई पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज होता है क्या? नहीं, तो टैन का रहेगा टैन। और पाई प्लस थीटा मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में टैन का साइन होता है पॉजिटिव, तो ये बन जाएगा टैन थीटा। अब मैं 2 डाल देती हूँ, टैन ऑफ 2 पाई प्लस थीटा, ये बन जाएगा टैन थीटा। और ये तो टैन की पीरियड की डेफिनेशन ही है ना, ये तो मैंने पहले ही बता दिया था कि टैन थीटा इज इक्वल टू टैन पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू टैन 2 पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू टैन 3 पाई प्लस थीटा। इसी से तो हमने ये प्रूव किया था कि टैन क्या है, पीरियोडिक है और उसका पीरियड पाई के बराबर है। इसलिए ये बात तो क्लियर ही है कि टैन ऑफ एन पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू टैन थीटा। तो जब भी हमें क्वेश्चन दिया हो टैन एक्स इज इक्वल टू टैन वाई, तो हमें बस ये लिखना है कि x इज इक्वल टू एन पाई प्लस वाई, और इससे हमारा आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन में x और y की जगह जो भी दिया हो वो आंसर में भी x और y की जगह डाल देना और हमारा आंसर तैयार है। तो हमने 3 चीज़ें देख ली, ये 3 चीज़ें हमने देख ली। तो ये 3 हो गए हमारे जनरल सॉल्यूशन। आज की क्लास में मैंने क्या क्या किया उसे मैं कर रही हूँ कंबाइन, उसे मैं कर रही हूँ समराइज। हमने एक टेबल स्टडी करी कि कौन कब इंक्रीज होता है कब डिक्रीज होता है। तो ये था हमारी आज की क्लास का फर्स्ट पॉइंट। इसके बाद हमने ये भी देखा कि साइन ऑफ एन पाई इज इक्वल टू 0 एंड कॉस ऑफ 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2 इज इक्वल टू 0। फिर आज की क्लास में हमने क्या देखे, ग्राफ्स देखे। तो ये था हमारा आज की क्लास का सेकंड पॉइंट। जो सारे के सारे ग्राफ्स थे उससे हमें ये पता चल गया कि पीरियड कितना है, और ये पीरियड तो हम हमारी पहली क्लास के बाद ही कॉमन सेंस से डिराइव कर चुके थे। तो ये था हमारी आज की क्लास का सेकंड पॉइंट। इधर हमने रेंज डोमेन को यूज़ करके ग्राफ्स प्लॉट कर लिए। ये ग्राफ्स प्लॉट करना बहुत आसान नहीं था, ये मैं नहीं कह रही कि आपको खुद से बन जाना चाहिए था। मैंने जब ये ग्राफ पढ़ाए तो मैंने ये नहीं बोला कि आप भी करो मैं भी करती हूँ और फिर अपन चेक करेंगे, क्योंकि पहली बार ये ग्राफ आपको समझ के याद ही रखने पड़ेंगे। तो ये जो फ़ोटो है अब ये अपने दिमाग में प्रिंट कर लो और ये फ़ोटो अच्छे से याद होनी चाहिए। यहाँ से अपने को 6 और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के ग्राफ पता है। और उसके बाद अपन ने अपने आज की क्लास का थर्ड पॉइंट देखा, जैसे एनसीईआरटी में इस तरीके से लिखा गया है कि साइन एक्स इज इक्वल टू साइन वाई इम्प्लाइज एक्स इज इक्वल टू एन पाई प्लस -1 की पावर n वाई, cos x is equal to cos y implies x is equal to 2n pi plus minus y, and tan x is equal to tan y implies x is equal to n
पाई प्लस वाई, और इसे मैंने इस तरीके से लिखा था कि साइन ऑफ n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, कॉस ऑफ 2n पाई प्लस माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, एंड tan ऑफ n पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। तो ये दो अलग अलग तरीके से लिखी हुई सेम बात है। एनसीईआरटी में इसे ऐसा लिखा गया है, तो जब भी आपसे इस तरीके का कोई क्वेश्चन पूछा हो तो ऐसे हमें करना है आंसर, और इससे हमारी सॉल्व हो जाती है एक्सरसाइज 3.4 विच इज़ द लास्ट एक्सरसाइज ऑफ थर्ड चैप्टर ऑफ एनसीईआरटी। तो ये जो हमारा आज का थर्ड पॉइंट था उससे हमारी लास्ट एक्सरसाइज सॉल्व हो जाती है। ये रहे उस एक्सरसाइज के पहले के 3 थ्योरी पॉइंट्स, और ये रहे उसे दूसरी लैंग्वेज में लिखा हुआ है मैंने, जो लिखने में छोटा है समझने में आसान है। तो अपने नोट्स में आप ऐसे लिखिएगा, और एनसीईआरटी में वो थोड़ा इस तरीके से लिखा गया है। तो जो रेंज और डोमेन है वो हमें अच्छे से याद होनी चाहिए, जो ग्राफ्स हैं वो हमें अच्छे से याद होने चाहिए, और ये जो पॉइंट्स हैं ये हमें अच्छे से याद होने चाहिए। अब जब मैं जेई लेवल की बात करती हूँ तो जो रेंज है, जो डोमेन है, और जो ग्राफ्स हैं उनका बहुत यूज़ है। जैसे एनसीईआरटी में तो ये सेकंड एक्सरसाइज के पहले पढ़ाई गई थी ये दोनों चीज़ें, और क्वेश्चंस बस इतने से पूछे थे जो मैंने आपको ये बिना पढ़ाए ही करवा दिए थे। जो अपन ने क्वेश्चन किया था क्लास में साइन थीटा इज इक्वल टू -3/5, वो इस एक्सरसाइज का दिया हुआ क्वेश्चन है, वो ये दोनों पॉइंट्स पढ़ाने के बाद का दिया हुआ क्वेश्चन है। पर ये दोनों जो टॉपिक्स हैं ये जेई लेवल पे ज़्यादा अच्छे क्वेश्चंस फ्रेम करवाते हैं, और जेई लेवल पे इन पे बहुत अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। मतलब मैं शायद ये बोल सकती हूँ कि साइन थीटा इज इक्वल टू हाफ के कितने सॉल्यूशंस होंगे 0 से 6 पाई के बीच में, तो वो आप कैसे सॉल्व करेंगे। साइन थीटा इज इक्वल टू हाफ मतलब यहाँ पे कहीं, तो यहाँ से बना दो आप एक लाइन, ये एक सोल्यूशन हो गया, ये 2 सोल्यूशन हो गए। इधर ग्राफ को कर दो आप एक्सटेंड, ये पहुँच जाएगा 2 पाई से 3 पाई, ये पहुँच जाएगा 4 पाई, ये पहुँच जाएगा 5 पाई, और इधर पहुँचेगा ये 6 पाई। मतलब ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, इस लाइन को आगे बढ़ाने के बाद ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है। तो 0 से 6 पाई के बीच में साइन थीटा इज इक्वल टू हाफ के मुझे नंबर ऑफ सोल्यूशन कितने मिले, 6। तो ये मैंने कैसे सॉल्व किया, ये मैंने ग्राफ से भी सॉल्व कर लिया, या फिर आप चाहें तो इसे आप जनरल सोल्यूशन से भी सॉल्व कर सकते हैं। मेरा क्वेश्चन था साइन थीटा इज इक्वल टू हाफ थीटा बिलोंग्स टू 0 से 6 पाई, तो मुझे सारे के सारे आंसर्स चाहिए। तो नंबर ऑफ सोल्यूशन कितने होंगे, 6 होंगे। ये मैंने अभी ग्राफ से देख के आपको बता दिया। और अगर आप इसे जनरल सोल्यूशन से करना चाहते हैं, मतलब जो अभी मैंने लास्ट पॉइंट पढ़ाया उससे करना चाहते हैं, तो मैं इसे लिखूंगी साइन थीटा इज इक्वल टू हाफ को क्या लिखते हैं, साइन ऑफ 30 डिग्री। मतलब थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, तो ये क्या लिखा हुआ है, साइन एक्स इज इक्वल टू साइन वाई। तो यहाँ पे क्या मैं कह सकती हूँ कि थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू 30 डिग्री। और क्योंकि ये रेडियन में है, n पाई लिखा है, इसलिए ये जो फॉर्मेट है ये रेडियन में बनाया गया है, तो मैं 30 डिग्री को भी लिखूंगी π/6। अब यहाँ पे मैं n को डालूंगी 0, 1, 2, 3, 4, और तब तक डालती जाऊंगी तब जब तक वो एंगल 6 पाई से ज़्यादा ना हो जाए। मतलब जब तक हमारा आंसर 6 पाई से ज़्यादा ना आ जाए तब तक मैं ये वैल्यूज़ डालती रहूँगी, और मैं सारे के सारे आंसर्स निकाल लूँगी। तो मेरे आंसर्स क्या क्या आएंगे, एक तो आएगा 6 पाई, एक आएगा 6 पाई, मतलब एक आएगा 2 पाई, एक आएगा π-6 π/6, मैं क्या बोल रही हूँ, एक आएगा π/6, एक आएगा π-π/6, एक आएगा 2 पाई प्लस π/6, फिर एक आएगा 3 पाई माइनस π/6, फिर एक आएगा 4 पाई प्लस π/6, एक आएगा 5 पाई माइनस π/6, 1, 2, और ये हो गए हमारे 6 सोल्यूशन। तो ये हो गए हमारे 6 सोल्यूशन।
जो मैंने वैल्यूज़ निकाल ली मेरा जनरल सोल्यूशन यूज़ करके, और मैंने नंबर ऑफ़ सोल्यूशन तो आपको ग्राफ से ही काट के बता दिए थे। ये यहाँ से मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी थी, मैंने ग्राफ एक्सटेंड कर लिया था, तो यहाँ पे मुझे पता चल गए थे कि 6 बार ये ग्राफ इंटरसेक्ट कर रहा है, ये लाइन 6 बार ग्राफ को इंटरसेक्ट कर रही है, तो आंसर आ गया मेरा 6। तो ये जो मैंने अभी क्वेश्चन कराया मैंने बहुत रफ तरीके से कराया। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा आप जब लास्ट एक्सरसाइज अटेम्प्ट करेंगे, एक्सरसाइज 3.4 अभी अटेम्प्ट करना है, तो एक्सरसाइज 3.4 अटेम्प्ट करने पे इस तरह के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। और ये पूरे 3 पॉइंट्स पे आज की पूरी क्लास पे जेई लेवल बहुत सारे क्वेश्चंस फॉर्म होते हैं, तो वो जेई लेवल प्रैक्टिस हम अगली क्लास में करेंगे। तो यहाँ पे जाकर मेरा एनसीईआरटी लेवल का ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट होता है, और अब हमें बस जेई लेवल क्वेश्चंस करने हैं और कुछ जेई लेवल जो आइडेंटिटीज़ हैं जो आपको रेफरेंसेस में मिली होंगी वो कवर करना है। अब मैं आपको इम्पोर्टेंस बता देती हूँ इस जनरल सोल्यूशन वाले पार्ट की, कि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस का ना एक अलग चैप्टर पढ़ाया जाता है अगर सिर्फ जेई ओरिएंटेड प्रिपरेशन कर रहे हैं तो। इतना इम्पॉर्टेंट है ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस वाला पार्ट। तो जो लास्ट एक्सरसाइज है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, वो इतनी इम्पॉर्टेंट है कि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का बस एक अलग से चैप्टर करवाया जाता है। तो मुझे बस आज के लिए यही बातें बतानी थी, आज के लिए मेन ये 3 पॉइंट्स बताने थे। और आज की एक्सरसाइज के आज की क्लास के बाद आप एक्सरसाइज 3.4 कंप्लीट कर सकते हैं, और जिन लोगों ने अभी तक कुछ भी अटेम्प्ट नहीं किया है वो पूरा का पूरा चैप्टर 3 अब सॉल्व कर सकते हैं। आई वुड सजेस्ट, आई वुड रेकमेंड एंड आई वुड वांट यू ऑल टू कंप्लीट योर एनसीईआरटी टिल चैप्टर 3। मिसलेनियस एक्सरसाइज भी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, और अगर उनमें कोई ऐसे कंसेप्ट्स लग रहे हैं जो अभी आपको समझ नहीं आ रहे हैं तो अपनी नेक्स्ट क्लास जो जेई लेवल की क्लास होगी उसके बाद आप कर ही पाएंगे। तो यहाँ तक आप सब कुछ अटेम्प्ट करके रखिए, एंड लेट्स मीट अगेन। सो थैंक यू, गुड डे, टेक केयर एंड पीस आउट।